Actually, he didn't tell me anything. He said just back yourself, and that is what he tells me all the time. Back yourself, and he himself backs me a lot and have faith on me. So I love it, and that's the conversation most of the time we have on the field. That back yourself and just try to execute your plans and just be in the moment. My plan was today, from one side the breeze was very strong, so my plan was to allow them to hit into the breeze, and which was very tough. So that was my plan today. Yes, it was an amazing inning, and this pitch was not that easy. He made it look like easy, and it was an amazing match-winning knock in the end, because as I said, this pitch was not that easy, and those 82 runs were very crucial for us, and that too in the middle overs. That was very important. एक्चुअली सर ये मेरे हिसाब से बॉलर को थोड़ा हेल्प है इसमें, क्योंकि अगर पहले जैसे रूल था एक ही बाउंसर अलाउड था, तो उसमें अगर आपने एक बाउंसर डाल दिया तो उसके बाद बैट्समैन को पता होता था कि अराउंड इसी एरिया में बॉल आएगा, है ना. अब हेड के ऊपर बॉल नहीं आ सकता है, शोल्डर के ऊपर बॉल नहीं आ सकता था, तो बैट्समैन के लिए बहुत ईजी हो जाता था प्रेडिक्ट करना कि कहाँ पे बॉलिंग होगी. बट दो बाउंसर के साथ ऑब्वियसली बैट्समैन भी थोड़ा डबल माइंडेड रहता है कि अभी स्टिल एक बाउंसर पड़ी है एंड यूज़ कर सकता है, तो बॉडी वेट पूरा उसका समटाइम्स अगर आपने बॉल एग्जीक्यूट भी नहीं की तो बॉडी वेट अगर ट्रांसफ़र नहीं होता तो बॉलर बच सकता है. तो दो बाउंसर वाला रूल आई थिंक बॉलर्स के लिए हेल्पफुल है. जब रनअप पे रहते हैं सर तभी डिसाइड करते हैं, एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली आप जब भी आप प्लान्स बना रहे हो अपने कोचेज़ के साथ या अपनी मैनेजमेंट के साथ, तभी भी हम लोग बैट्समैन की वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, कौन सा बैट्समैन कौन सी बॉल पे थोड़ा वीक है, जहाँ उसका स्ट्राइक रेट लो है, तो उस हिसाब से भी चूज़ करते हैं कि किसका बाउंसर पे स्ट्राइक रेट कम है, उसको हम दो बाउंसर डाल सकते हैं, जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है उसको नहीं डालते हैं. तो डिपेंड करता है, एंड एट द सेम टाइम वेन्यू पे भी डिपेंड करता है, पिच कैसी है, यहाँ पे कौन सा बाउंसर चलेगा, तेज़ वाला चलेगा, स्लो वाला चलेगा. सो वो अकॉर्डिंग टू वेन्यू एंड अकॉर्डिंग टू बैट्समैन रहता है जी. सो एक्चुअली क्या हुआ, मैं जो लास्ट दोनों टीमों में से खेल रहा हूँ, लास्ट टीम में भी जिसमें खेल रहा था IPL और इस टीम में भी, तो यहाँ पे न्यू बॉल ऑब्वियसली बॉलर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं. सो जब मैं इन दोनों टीमों में गया था, स्पेशली इस टीम में भी आया था, ऑब्वियसली बोल्टी एवरीवन नोज़ के वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वन ऑफ द बेस्ट है ना इन दी वर्ल्ड. सो जब मैं इस टीम में भी आ रहा था तो मुझे पता था कि न्यू बॉल से कम ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी बॉल डालने के लिए. सो मैंने अब नेट्स में काफ़ी प्रैक्टिस की अपनी स्लोअर बाउंसर पे, यॉर्कर्स पे एंड डेथ बॉलिंग पे. सो मुझे ऐसे फील होता है कि ये माइंडसेट की बात है. जैसे अगर आप न्यू बॉल, आपको पता है कि टीम में मुझे न्यू बॉल ज़्यादा मिलेगी, तो आप उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, और माइंडसेट वैसा रहता है कि मुझे पावर प्ले में बॉलिंग करना है, दो ही फील्डर बाहर है, सो क्या प्लान्स लेने चाहिए या बनाने चाहिए. एंड देन जब पता है कि मुझे ज़्यादा बॉलिंग पावर प्ले के बाद में करना है, तो वैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो नेट्स में, एंड वैसे ही माइंडसेट रहता है कि मुझे कौन कौन सी डिलीवरीज स्टार्ट करनी है. सो अगर आप मुझे पूछो, अगर मैं न्यू बॉल से डाल रहा हूँ तो मैं कभी भी वाइड लाइन पे पहला बॉल स्टार्ट नहीं करूँगा, बॉल होगा स्टंप में फिनिश होना चाहिए. बट आज जैसे मैंने वाइड लाइन से पहला बॉल ही स्टार्ट किया, तो ये अगर पहले से ही मैनेजमेंट आपको क्लियर कर देती है, या आपको पहले से ही पता है कि मैंने कहाँ ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ बॉलिंग करनी है, तो ईजी हो जाता है प्रिपेयर करने के लिए भी. जी बिल्कुल, दोनों बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, एंड बर्गर ने इससे पहले जो साउथ अफ्रीका लीग खेला था वहाँ पे बहुत अच्छा करके आया है, एंड आवेश ऑब्वियसली पिछले कई सालों से इंडियन सेटअप में है. तो दोनों ही बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, क्वालिटी बॉलर हैं, एंड उनके आने से इस टीम की, क्या किसी भी टीम की, है ना, बॉलिंग यूनिट हमेशा ही स्ट्रांग होगा. एंड स्पेशली इस टीम में आने की वजह से हमारा जो बॉलिंग यूनिट है वो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है. एंड आई एम श्योर ये दोनों इस टूर्नामेंट में, आज हमारा पहला मैच था, बट गोइंग फॉरवर्ड अभी बहुत सारे मैच हैं, इसमें अपना जो टैलेंट है अच्छी तरह से शोकेस कर पाएंगे.